नमस्कार साथियों। अगर आपका सपना यूपीपीसीएस में एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ या किसी प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद पर चयन पाना है तो आज का यह जीएस पेपर टू सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखिए, यूपीपीसीएस मेंस में चयन केवल पढ़ने से नहीं बल्कि उत्तर लेखन की गुणवत्ता से होता है। जीएस पेपर टू वही पेपर है जो आपकी प्रशासनिक समझ, संविधान, शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पकड़ को परखता है। इस क्लास में मैं आपको केवल उत्तर नहीं लिखवाऊंगा बल्कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस टॉपर स्टाइल में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ ऐसा उत्तर बनाना सिखाऊंगा जिसे परीक्षक भी पसंद करें। यदि आप सच में 2026 या 2027-28 की यूपीपीसीएस परीक्षा को लक्ष्य बनाकर तैयारी कर रहे हैं तो पूरी क्लास अंत तक देखिए, नोट्स बनाइए और हर उत्तर का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ यूपीपीसीएस मेंस पेपर टू की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इन प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक देखना है, समझना है, पढ़ना है। ठीक। अब हम चलिए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का प्रश्न है, कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न को 3 पार्टों में लिखेंगे। भूमिका, मुख्य भाग, उसके बाद निष्कर्ष। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का स्पष्ट एवं निरंतर रुख रहा है कि कश्मीर से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता से ही होगा, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं। हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास करें क्योंकि ठोस आंसर वही माना जाए जो पॉइंट टू पॉइंट टॉपर स्टाइल में। ठीक है, बाकी इधर उधर की चीजें मत लिखना जिससे एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़े। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत मध्यस्थता का विरोध निम्न कारणों से करता है। पहला पॉइंट है शिमला समझौता 1972। दोनों देशों ने विवादों को द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने पर सहमति व्यक्त की। अगला पॉइंट है लाहौर घोषणा 1999। द्विपक्षीय समाधान की पुनः पुष्टि की गई थी। अगला पॉइंट है संप्रभुता एवं आंतरिक मामला। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत कश्मीर को पूर्णतः आंतरिक विषय मानता है। अगला पॉइंट है आतंकवाद। भारत का मत है कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त हुए बिना सार्थक वार्ता संभव नहीं है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। द्विपक्षीय सिद्धांत। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से विवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण और बाहरी हस्तक्षेप की आशंका बढ़ती है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की अप्रासंगिकता। भारत का मानना है कि बाद के द्विपक्षीय समझौतों ने उन्हें व्यवहारिक रूप से अप्रासंगिक बना दिया है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत का दृष्टिकोण है कि कश्मीर विवाद का समाधान द्विपक्षीय वार्ता, आतंकवाद मुक्त वातावरण तथा पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही संभव है। यही नीति भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप
मानी जाती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भूमिका लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना तथा विधिक परामर्श देना है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम अधिकार क्षेत्र देखेंगे। पहला है विवादास्पद क्षेत्राधिकार, केवल राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। अगला पॉइंट है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसियों को विधिक राय देना। अगला पॉइंट है स्वैच्छिक अधिकारिता, न्यायालय का अधिकार केवल संबंधित राज्यों की सहमति पर आधारित है। अब हम आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। राज्यों की सहमति के बिना बाध्यकारी अधिकार नहीं। अगला पॉइंट है व्यक्तियों एवं निजी संस्थाओं को प्रत्यक्ष पहुंच नहीं। निर्णयों के प्रवर्तन हेतु प्रभावी तंत्र का अभाव, सुरक्षा परिषद के राजनीतिक प्रभाव से निर्णयों के क्रियान्वयन में बाधा। अगला पॉइंट है फिर भी आईसीजे ने कुलभूषण जाधव, निकारागुआ बनाम अमेरिका जैसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास को सुदृढ़ किया। अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय विधि और शांतिपूर्ण विवाद निपटान का महत्वपूर्ण मंच है, परंतु इसकी प्रभावशीलता राज्यों की सहमति और निर्णयों के प्रभावी प्रवर्तन पर निर्भर करती है। इसकी संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना वैश्विक विधि व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक कृषि प्रधान राज्य है, जहां लगभग 60% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद किसानों को अनेक संरचनात्मक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। समस्याएं एवं चुनौतियां देखेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। जोतों का लगातार छोटा एवं विखंडित होना, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई का असमान विस्तार, उर्वरक, बीज एवं डीजल जैसी कृषि लागत में वृद्धि, फसल का उचित मूल्य एवं विपणन व्यवस्था का अभाव, भंडारण, कोल्ड चेन एवं प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं। अगला पॉइंट है कृषि ऋण एवं तकनीकी जानकारी तक सीमित पहुंच। अब हम सुधार हेतु सुझाव देंगे। क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देना, एफपीओ सहकारी खेती एवं कृषि यंत्रीकरण का विस्तार, ई नाम, एमएसपी एवं कृषि विपणन सुधारों को सुदृढ़ करना, फसल विविधीकरण, बागवानी एवं कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला पॉइंट है डिजिटल कृषि, मौसम आधारित सलाह एवं फसल बीमा का प्रभावी क्रियान्वयन करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कृषि को लाभकारी, टिकाऊ एवं तकनीक संचालित बनाकर तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु समन्वित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश कृषि विकास में अग्रणी राज्य बन सकता है, जो किसान समृद्धि से राज्य समृद्धि के लक्ष्य को साकार करेगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चुनावी बांड क्या है? क्या यह राजनीतिक
वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? सबसे पहले हम चुनावी बॉन्ड के बारे में लिखेंगे। जब भूमिका पर चलते हैं, चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में राजनीतिक दलों को बैंकिंग माध्यम से चंदा देने हेतु शुरू किए गए वित्तीय साधन थे। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जारी करता था। फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें असंवैधानिक घोषित कर योजना समाप्त कर दी। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। चुनावी बॉन्ड क्या है? दाता एसबीआई से केवाईसी के आधार पर बॉन्ड खरीदकर पात्र राजनीतिक दल को दान देता था। राजनीतिक दल इन्हें अपने बैंक खाते में जमा कर राशि प्राप्त करता था। क्या यह पारदर्शिता लाने में सक्षम था? अब हम सकारात्मक पक्ष, नकद चंदे में कमी देखने को मिली, बैंकिंग चैनल से लेन देन, केवाईसी के कारण धन के स्रोत का रिकॉर्ड। अब हम कमियां देखें, क्या क्या कमियां हैं। जनता और विपक्ष के लिए दाता की पहचान गोपनीय, कारपोरेट एवं असीमित चंदे की संभावना, सत्ता पक्ष को असमान सूचना लाभ मिलने की आशंका, मतदाता के जानने के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिकूल प्रभाव। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राजनीतिक वित्त पोषण में वास्तविक पारदर्शिता हेतु दानदाताओं का समयबद्ध सार्वजनिक प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी, डिजिटल भुगतान तथा सुदृढ़ लेखा परीक्षण आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। स्वयं सहायता समूह एसएचजीएस 10 से 20 सदस्यों, विशेषकर महिलाओं का स्वैच्छिक समूह है, जो नियमित बचत, आंतरिक ऋण एवं सामूहिक उद्यम के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने इनके विस्तार को गति दी है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। ग्रामीण जीवन पर एसएचजीएस का प्रभाव। पहला पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण, बचत, सुलभ ऋण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा। महिला सशक्तिकरण, अगला पॉइंट है निर्णय निर्माण, नेतृत्व एवं आत्मविश्वास में वृद्धि। अगला पॉइंट है गरीबी उन्मूलन, आय के विविध स्रोत विकसित हुए। अगला पॉइंट है वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं एवं डिजिटल भुगतान तक पहुंच बढ़ी। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन, बाल विवाह, दहेज, नशाखोरी व लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता। अगला पॉइंट है स्थानीय शासन, पंचायतों एवं सामुदायिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन, कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में मास्क निर्माण, सामुदायिक सहायता व आजीविका संरक्षण में योगदान। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास एवं महिला नेतृत्व को नई दिशा दी है। विपणन, कौशल विकास एवं डिजिटल क्षमता को और सुदृढ़ कर एसएचजीएस को विकसित भारत 2047 के ग्रामीण विकास का सशक्त आधार बनाया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रवासी भारतीयों का भारत की आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। प्रवासी भारतीय
वह भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में निवास करते हैं। लगभग 3.5 करोड़ प्रवासी भारतीय विश्व भर में फैले हैं और वह भारत की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रवासी भारतीयों का आर्थिक योगदान। पहला पॉइंट है विदेशी प्रेषण। भारत विश्व में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। अगला पॉइंट है निवेश। एफडीआई, स्टार्टअप, एमएसएमई तथा आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ावा। अगला पॉइंट है ज्ञान एवं कौशल हस्तांतरण। आधुनिक तकनीक, नवाचार और वैश्विक प्रबंधन अनुभव का लाभ। अगला पॉइंट है व्यापार विस्तार। भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है पर्यटन एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था। भारत में पर्यटन, शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रवासी भारतीय भारत की आर्थिक वृद्धि, विदेशी मुद्रा निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के महत्वपूर्ण आधार हैं। अतः सरकार को प्रवासी भारतीय दिवस, ओसीआई कार्ड, निवेश अनुकूल नीतियों तथा संस्थागत सहयोग के माध्यम से उनके साथ संबंध और मजबूत करने चाहिए, जिससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति मिल सके। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार भारत और अमेरिका दोनों संघीय शासन व्यवस्था अपनाते हैं, परंतु भारत का संघवाद सहकारी एवं अर्धसंघीय है, जबकि अमेरिका का संघवाद शास्त्रीय स्वरूप का है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देते हुए केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्रदान की है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत एवं अमेरिका की संघीय व्यवस्था में प्रमुख अंतर देखेंगे। पहला है उत्पत्ति। अमेरिका में राज्यों के समझौते से संघ बना। भारत में संघ राज्यों का परिणाम नहीं बल्कि संविधान द्वारा निर्मित है। अगला पॉइंट है नागरिकता। भारत में एकाधी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अगला पॉइंट है संविधान। भारत में आंशिक कठोर लचीला है संविधान, अमेरिका में अत्यधिक कठोर है। अगला पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियां। भारत में केंद्र को प्राप्त है, अमेरिका में राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका, अमेरिका में द्विस्तरीय न्यायपालिका। आपातकाल। भारत में व्यापक आपातकालीन प्रावधान है, अमेरिका में सीमित है। अगला पॉइंट है संघ से पृथककरण। भारत में राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं, अमेरिका में भी व्यवहार्यता नहीं पर राज्यों की स्वायत्तता अधिक है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय संघवाद विविधता में एकता तथा सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है। यह राष्ट्रीय अखंडता और विकास के लिए मजबूत केंद्र एवं राज्यों के संतुलित सहयोग को सुनिश्चित करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल है। यद्यपि वित्तीय मामलों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, परंतु संविधान ने संघीय ढांचे की रक्षा हेतु राज्यसभा को कुछ विशिष्ट एवं अनन्य शक्तियां प्रदान की है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। सबसे पहले अब मुख्य भाग पर चलते हैं।
राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां देखते हैं। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 249। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राजसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 312। राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन की अनुमति देती है। अगला पॉइंट है स्थानीय सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राष्ट्रीय संकट में विधायी निरंतरता बनाए रखती है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति की पदच्युति। अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। अगला पॉइंट है संघीय हितों का संरक्षण। राज्यों के प्रतिनिधि सदन के रूप में राज्यों की आवाज को राष्ट्रीय नीति निर्माण में प्रभावी बनाती है। अगला पॉइंट, अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। राज्यसभा की ये विशिष्ट शक्तियां भारतीय संघवाद, विधायी संतुलन तथा लोकतांत्रिक निरंतरता को सुदृढ़ करती हैं। इसलिए राज्यसभा केवल पुनर्विचार का सदन नहीं, बल्कि राज्यों के हितों की संवैधानिक संरक्षक भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के आम चुनाव में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल बीवीपीएटी के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल का एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता, सत्यापन एवं मतदाता के विश्वास को बढ़ाना है। भारत में इसका पूर्ण उपयोग 2019 के आम चुनाव से किया जा रहा है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। वीवीपीएटी के सकारात्मक पक्ष देखेंगे। मतदाता अपने मत की पुष्टि लगभग 7 सेकंड तक देख सकते हैं देख सकता है। ईवीएम के परिणामों का कागजी सत्यापन संभव होता है। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ती है। अगला पॉइंट है विवाद की स्थिति में पुनर्गणना एवं ऑडिट का आधार उपलब्ध होता है। अब हम सीमाएं देखेंगे, क्या क्या सीमाएं हैं। सभी वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती नहीं होती, वर्तमान में सीमित मिलान किया जाता है। मशीनों के रखरखाव, परिवहन एवं लागत में वृद्धि होती है। तकनीकी खराबी से मतदान प्रभावित हो सकता है। परिणाम घोषित होने में विलंब की संभावना रहती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वीवीपीएटी ने भारतीय चुनाव की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ किया है। भविष्य में अधिक वैज्ञानिक ऑडिट, तकनीकी सुधार तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप इसकी कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को और मजबूत किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कय की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कय का प्रावधान अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। इसे सार्वजनिक वित्त का संविधान का प्रहरी, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, जो सरकारी आय व्यय का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लेखा परीक्षण करता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक प्राधिकरण नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, जिससे स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। वेतन एवं भत्ते भारत की संचित नीति पर भारित केंद्र राज्य सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों का लेखा परीक्षण। रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रस्तुत, तत्पश्चात संसद विधानमंडल में रखी जाती है। लेखा लोक लेखा समिति पीएसी कय की रिपोर्टों के आधार पर कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अब हम सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं। केवल
लेखा परीक्षण करता है, दंडात्मक या कार्यकारी शक्तियां नहीं। कई सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में अधिकार सीमित हैं। अब हम निष्कर्ष। कई भारतीय लोकतंत्र में वित्तीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं सुशासन का प्रमुख संवैधानिक स्तंभ है। इसकी संस्थागत स्वतंत्रता और संसदीय समितियों के प्रभावी सहयोग से सार्वजनिक धन के उपयोग पर लोकतांत्रिक नियंत्रण और अधिक सुदृढ़ होता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी? टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। अगस्त 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद तालिबान का पुनः शासन स्थापित हुआ। इस घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की सामरिक सुरक्षा एवं भू राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के हितों पर भी पड़ा। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत पर प्रभाव। सुरक्षा चुनौती। पहला पॉइंट है, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद को संभावित संरक्षण मिलने से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जोखिम बढ़ सकता है। अगला पॉइंट है रणनीतिक प्रभाव। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ने से भारत की क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिति प्रभावित हुई। अगला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। भारत द्वारा किए गए लगभग $3 बिलियन के विकास निवेशों की सुरक्षा एवं भविष्य अनिश्चित हुआ। अगला पॉइंट है कनेक्टिविटी पर असर। मध्य एशिया तक भारत की संपर्क योजनाएं प्रभावित हुई। अगला पॉइंट है अवसर। भारत ने मानवीय सहायता, कूटनीतिक संवाद तथा चाबार बंदरगाह के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास बढ़ाए। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत को सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय सहयोग की त्रिस्तरीय रणनीति अपनाते हुए आतंकवाद रोधी सहयोग, मध्य एशिया से संपर्क तथा अफगान जनता के साथ विकासात्मक संबंध बनाए रखने चाहिए। यही भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा का सर्वोत्तम मार्ग होगा। अगला पॉइंट है OBOR वन बेल्ट वन रोड के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। OBOR अब बेल्ट एंड रोड हाँ चलिए। OBOR अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI चीन की वैश्विक अवसंरचना एवं संपर्क परियोजना है, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना है। भारत ने संप्रभुता तथा सामरिक चिंताओं के कारण इसमें भाग नहीं लिया, जिससे भारत चीन संबंधों में सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा दोनों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अब हम सबसे पहले मुख्य भाग पर चलते हैं। OBOR के संदर्भ में भारत चीन संबंधों की प्रकृति के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है संप्रभुता का प्रश्न। CPEC का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से गुजरना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। अगला पॉइंट है सामरिक प्रतिस्पर्धा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। अगला पॉइंट है आर्थिक अवसर। क्षेत्रीय संपर्क एवं व्यापार की संभावनाएं मौजूद हैं, परंतु ऋण जाल की आशंका भी है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। भारत IMEC, सागर, BBIN तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे वैकल्पिक संपर्क तंत्रों को बढ़ावा दे रहा है। अगला पॉइंट है सीमित सहयोग। ब्रिक्स, SCO एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मंचों पर दोनों देश सहयोग भी करते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। OBOR के संदर्भ में भारत चीन संबंध सहयोग, प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक अविश्वास का मिश्रण है। भारत को संप्रभुता, पारदर्शिता और नियम आधारित संपर्क के सिद्धांतों पर आधारित संतुलित नीति अपनाते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। धारा 370 पर भारत सरकार की कार्रवाई
ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है। यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, चर्चा की है। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 एवं 35A के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र का राष्ट्रीय मुख्य धारा से एकीकरण, सुशासन एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना था। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सकारात्मक प्रभाव। एक राष्ट्र एक संविधान से विधिक एवं प्रशासनिक एकरूपता, बाहरी निवेश, उद्योग एवं पर्यटन को प्रोत्साहन, केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं, आयुष्मान भारत, पीएम किसान आदि का पूर्ण लाभ, बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा का तीव्र विकास, पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों को सशक्त कर लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों को समान अधिकार। अब हम चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। सुरक्षा एवं आतंकवाद की चुनौती, स्थानीय पहचान, भूमि एवं रोजगार संबंधी आशंकाएं, राजनीतिक विश्वास बहाली तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता। अगला पॉइंट है निष्कर्ष पर चलते हैं। धारा 370 पर की गई कार्रवाई विकास की नई संभावनाएं खोलती हैं, किंतु इसकी वास्तविक सफलता शांति, सुरक्षा, लोकतांत्रिक सहभागिता, निवेश तथा स्थानीय जनता के विश्वास के संतुलित समन्वय पर निर्भर करेगी। तभी जम्मू कश्मीर में समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देकर भारत के समावेशी एवं सतत विकास हेतु नीति निर्माण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। गठन के कारण देखेंगे। योजना आयोग को केंद्रीकृत कार्यप्रणाली। योजना आयोग की केंद्रीकृत कार्यप्रणाली, बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं उदारीकरण की आवश्यकताएं, राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं सहभागिता प्रदान करना। अब हम इसके उद्देश्य एवं कार्य देखेंगे। दीर्घकालिक विकास रणनीति एवं नीति निर्माण, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा, नवाचार, उद्यमिता एवं एसडीजीएस के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन, केंद्र एवं राज्यों के बीच नीति समन्वय तथा कार्यक्रमों की निगरानी करना। अगला पॉइंट है हालिया पुनर्गठन 2024। प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल सदस्य, पूर्णकालिक उपाध्यक्ष सदस्य एवं पदेन सदस्य, केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नीति आयोग टीम इंडिया की भावना पर आधारित संस्थान है जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, नवाचार तथा केंद्र राज्य समन्वय को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जबकि भुखमरी पर्याप्त एवं पोषण युक्त भोजन के अभाव की अवस्था है। संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन तथा एसडीजी 2 शून्य भूख इन दोनों समस्याओं के समाधान पर बल देते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित प्रमुख मुद्दे। पहला है आय एवं अवसरों की असमानता तथा बेरोजगारी, कुपोषण विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों में, खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज, कृषि संकट, कम आय तथा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक सीमित पहुंच जिससे गरीबी का दुष्चक्र बना रहता है, क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताएं विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी एवं वंचित वर्गों में,
महंगाई एवं खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। गरीबी एवं भुखमरी का समाधान केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराने से नहीं, बल्कि समावेशी विकास, रोजगार सृजन, कृषि सुधार, पोषण सुरक्षा तथा प्रभावी सामाजिक सुरक्षा से संभव है। सबका साथ, सबका विकास की भावना के अनुरूप बहुआयामी प्रयास ही भारत को भूख एवं गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने में सहायक होंगे। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए। इसकी सम्मुख मुख्य चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। ई गवर्नेंस का तात्पर्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा नागरिकों के साथ संवाद को सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाना है। इसका उद्देश्य सुशासन, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विशेषताएं एवं लाभ देखेंगे। सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन एवं त्वरित उपलब्धता, प्रशासन में पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारी में कमी, समय, लागत एवं कागजी कार्रवाई में कमी, प्रशासनिक दक्षता एवं जवाबदेही में वृद्धि, नागरिक सहभागिता तथा शिकायत निवारण में सुधार, डेटा आधारित निर्णय एवं बेहतर सेवा वितरण। अब हम मुख्य चुनौतियां देखेंगे, क्या क्या चुनौतियां हैं। डिजिटल विभाजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित पहुंच, साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिम, डिजिटल साक्षरता का अभाव, तकनीकी अवसंरचना एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, विभागों के बीच समन्वय तथा इंटर ऑपरेट ऑपरेबिलिटी की समस्या। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ई गवर्नेंस सुशासन का प्रभावी साधन है, किंतु इसकी सफलता के लिए मजबूत डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप नागरिक केंद्रित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन स्थापित किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया है। इन संशोधनों के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं? विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। 2019 के मानसून सत्र में संसद ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, यूएपीए संशोधन तथा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 संशोधन पारित किए। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाना था, किंतु इन पर नागरिक स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता के संदर्भ में बहस भी हुई। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है यूएपीए संशोधन 2019 के प्रमुख बदलाव। यूएपीए संशोधन 2019 के प्रमुख बदलाव। पहला है किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान, एनआईए को राज्य की अनुमति के बिना जांच का अधिकार, आतंकवाद रोधी कार्रवाई की क्षमता में वृद्धि, आलोचना, दुरुपयोग एवं मौलिक अधिकारों पर संभावित प्रभाव। अब हम आरटीआई संशोधन 2019 के प्रमुख बदलाव देखेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व की निश्चित 5 वर्ष की अवधि समाप्त। आलोचना, सूचना आयोग की स्वायत्तता प्रभावित होने की आशंका। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ये संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने का प्रयास है, किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पारदर्शिता, न्यायिक निगरानी तथा नागरिक अधिकारों के संतुलन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा कीजिए।
सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य विधि के समक्ष समानता स्थापित करते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। अब हम सबसे पहले मुख्य भाग पर चलते हैं। समानता के मूल अधिकार के प्रमुख प्रावधान। पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 16, लोक सेवाओं में समान अवसर। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 18, अपराध उपाधियों का उन्मूलन। अब हम समीक्षा देखेंगे। सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र की आधारशिला, आरक्षण द्वारा कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। न्यायपालिका ने इंदिरा साहनी एवं नवतेज सिंह जौहर जैसे निर्णयों से समानता की व्यापक व्याख्या की। फिर भी जाति भेदभाव, लैंगिक असमानता, आर्थिक विषमता तथा अवसरों की असमान उपलब्धता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। समानता का मूल अधिकार केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि वास्तविक एवं समावेशी समानता स्थापित करने का संवैधानिक माध्यम है। प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता तथा न्याय संगत नीतियों से ही संविधान की समानता की भावना पूर्णतः साकार हो सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं प्रयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। वैकल्पिक विवाद निवारण एडीआर ऐसे तंत्र हैं जिनके माध्यम से न्यायालय के बाहर विवादों का त्वरित, कम खर्चीला एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाता है। भारत में न्यायालयों पर बढ़ते लंबित मामलों तथा सुलभ न्याय की आवश्यकता ने एडीआर के विकास को गति दी है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। एडीआर के उदय के कारण देखेंगे। न्यायालयों में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ, त्वरित एवं कम लागत में न्याय की आवश्यकता, गोपनीयता एवं आपसी सहमति पर आधारित समाधान, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 तथा मध्यस्थता अधिनियम 2023 द्वारा संस्थागत समर्थन। अब हम प्रमुख प्रयोग देखेंगे क्या क्या प्रयोग हुए। मध्यस्थता पारिवारिक, वाणिज्यिक एवं संपत्ति विवाद पर। पंच निर्णय व्यापारिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध विवाद पर। सुलह औद्योगिक एवं सेवा संबंधी विवाद। लोक अदालत एवं ई लोक अदालत छोटे दीवानी, बैंक, मोटर दुर्घटना एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निपटारा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एडीआर तंत्र अनुच्छेद 39(1) की न्याय तक समान पहुंच की। एडीआर तंत्र अनुच्छेद 39(1) की न्याय तक समान पहुंच की भावना को साकार करते हैं। जागरूकता, संस्थागत क्षमता और डिजिटल माध्यमों के विस्तार से एडीआर भारत में सुगम, त्वरित एवं प्रभावी न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारत की प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। इसका गठन 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 डीएसपी एक्ट के आधार पर किया गया। वर्तमान में यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के अधीन कार्य करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सीबीआई के प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के मामलों की जांच, आर्थिक अपराध, बैंक घोटाले एवं वित्तीय धोखाधड़ी की जांच, हत्या, अपहरण, संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों की जांच राज्य की सहमति, न्यायालय के आदेश पर। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में इंटरपोल के भारतीय नोडल एजेंसी के रूप में समन्वय। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए मामलों की जांच, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की विवेचना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं।
सीबीआई कानून के शासन और सुशासन को सुदृढ़ करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्वायत्तता, पारदर्शिता एवं पेशेवर क्षमता को और मजबूत बनाकर जनता का विश्वास बढ़ाया जा सकता है, जिससे न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद। HTIS में